हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट लेक्चर है, जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को लेकर के और कुछ प्रॉब्लम्स उस पर किए थे। आज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पूरा सस्पेंस देखेंगे कि ये किस तरह से क्या रोल प्ले करता है, क्या मतलब है इसका। तो देखिए, मेन चीज़ पीरियोडिक टेबल में तीन ही चीज़ होता है: आयोनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जनरली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो इसी तीनों से सबसे ज़्यादा होता है, या फिर इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। आज हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन करता है कि ऐसे तो आईपी आप देखे थे कि गैसेस स्टेट में हुआ था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी गैसेस स्टेट में हुआ था। यहाँ भी ये चीज़ गैसेस स्टेट में है, बट इसको मेंशन नहीं करते हैं। ये क्या कहता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है, थोड़ा सा इसमें बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, और इतना तो आप लोग को पता ही होगा कि एक एटम ए है और एक एटम बी है। एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करे तो बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से बनता है। मतलब ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ है। चूंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, बराबर बराबर का साझेदारी है, तो इस तरह से जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड दो एटम के बीच में होता है। ये दोनों एटम सेम हो सकते हैं और डिफरेंट हो सकते हैं। अगर एटम डिफरेंट है तब यहाँ पर कुछ जो फेनोमेना होगा वो इस तरह से घटने लगता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसा कॉन्सेप्ट आने लगता है। मतलब हर एक एटम का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होता है। कुछ एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, कुछ एटम कम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके पीछे का रीजन भी हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बने तो क्लोरीन क्या करता है, जो शेयर इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखें यहाँ हम किस इलेक्ट्रॉन के लेने की बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शेयर हुआ है उस इलेक्ट्रॉन को लेने की बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कौन से इलेक्ट्रॉन को लेने की बात करें। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी इलेक्ट्रॉन लेने की बात हुई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन लेने का बात हुआ था वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का नहीं था। वो इलेक्ट्रॉन कोई फॉरेन इलेक्ट्रॉन था, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन था। उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की बात कर रहे थे हम लोग। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बात अलग है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का या इलेक्ट्रॉन को खींचने का बात कर रहे हैं, उसी से जो बॉन्ड बना हुआ है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है, उस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात कर रहे हैं। और इसी का जब हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन एक जैसा है नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक एनर्जेटिक टर्म है, उसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी, जूल, ये सब एनर्जी का यूनिट होता है, वो एक एनर्जी हुआ। जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है, ये एक एटम के टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसी एटम के बिहेवियर को बता रहा है कि किस एटम का बिहेवियर ज़्यादा खींचने का है और किसका कम खींचने का है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होता था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, ऐड तो पहले से ही है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से ऐड है उसको खींचने के पावर को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है कि जब हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन खींचने का, अट्रैक्ट करने का जब टेंडेंसी के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है। और वैसे भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये एक आइसोलेटेड टर्म था। मतलब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में काम करता था, वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं किया हुआ होता था, उस समय काम करता था। लेकिन जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ये आइसोलेटेड फॉर्म में डिफाइन ही नहीं है। ये तो तब डिफाइन होता है जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर अकेले क्लोरीन है तो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो ठीक उसी समय इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज डेवलप करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है। आज हम इस लेक्चर में इसी चीज को डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है
कि द टेंडेंसी ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड एट बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब अपने तरफ खींचने का एक जब बात हो रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रहा होगा सभी को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचने की बात कर रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। देखिए, चलिए यही चीज़ हम लोग देख रहे थे, यहाँ पर ये दिख नहीं रहा था इसलिए हमने इसको थोड़ा एडिट करा है। हाँ, अब आइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है, उसमें के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की बात करेंगे। पहले तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा एक डिफ्रेंशिएट किया गया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये है इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में एक कंपैरेटिव टर्म्स है। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज एनर्जेटिक टर्म। ये क्या है, ये एक एनर्जेटिक टर्म है जो न्यूट्रल आइसोलेटेड एटम में डिफाइन होता है। दूसरी बात, ये तो पहला हो गया। दूसरा, इट इज नॉट एन एनर्जेटिक टर्म। ये एनर्जेटिक टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉट नहीं होगा, इट इज एन एनर्जेटिक टर्म। ठीक है, और इट इज नहीं सही है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, इधर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एनर्जेटिक टर्म है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जेटिक टर्म नहीं है, इसमें कोई एनर्जी का बात नहीं होता है। तीसरा पॉइंट कि इट इज रेगुलरली इंक्रीज इन पीरियड। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें बढ़ेगा तो बढ़ते जाएगा, घटेगा तो घटते जाएगा। इसमें क्या है, एक रेगुलर इंक्रीजमेंट होता है, जबकि इसमें एक रेगुलर इंक्रीमेंट नहीं होता है, इसमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो ये एक डिफ्रेंशिएट यहाँ पर हमने किया है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है इसमें यूनिट होता है। ये यूनिटलेस है और इसके अंदर यूनिट होता है। ये चीज़ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। क्या आप जरा सोचिए, जो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो एटम का साइज छोटा होता है, तो जनरली छोटे साइज वाले एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है और बड़े साइज वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ठीक है, हम बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन को भी देखेंगे। काफ़ी सारा एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। पहले हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, ये एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा, एटॉमिक साइज पर। अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियस दूर हो जाता है ना। न्यूक्लियस जब दूर हो जाएगा तो जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पर वो तो कम ही हो जाएगा, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन खींचने के टेंडेंसी का ही नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल रहे हैं। साइज होगा छोटा, न्यूक्लियस नज़दीक आएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। साइज होगा बड़ा, न्यूक्लियस दूर हो जाएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनाया है, तो उस पर उसका अट्रैक्शन कम होगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, और एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है,
एटॉमिक साइज का फैक्टर, जो कि कैसा रिलेट करता है, इनवर्सली। जैसे अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो सोचिए यहाँ पर ये बड़ा साइज है तो इसका न्यूक्लियस दूर होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी कम होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। हम फिर से कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ये ऑर्डर, क्लोरीन इधर आ गया था, फ्लोरीन इधर आ गया था, तो डेफिनेशन अलग अलग है ना। वहाँ क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा था वो बाहरी इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा था, जबकि यहाँ पर उसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो यहाँ तो रिपल्सन का कोई बात ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन तो खुद उसके पास ही है जो बॉन्ड बना रखा है, तो रिपल्सन कैसा होगा, कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं रहा है। लेकिन एफिनिटी में क्या था कि अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आता था ना तो उसके रिपल्सन की बात करते थे, और यहाँ पर तो खुद का बॉन्ड बना हुआ है खुद के इलेक्ट्रॉन से, और उस इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात हो रहा है, तो उस पर तो कोई रिपल्सन का बात ही नहीं है। तो इसीलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक रेगुलर पैटर्न यहाँ पर शो करता है। बी नंबर में आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट लगभग मिला जुला करके वही आता है। हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, तो वही ना हुआ टोटल अट्रैक्शन। तो जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का पुल उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पुल होगा तो हम कहेंगे कि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज़्यादा है। यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। और जो जेड इफेक्टिव होगा किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगा। अब उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा। जैसे Mn+2, Mn+4 एंड Mn+7। तो सबसे हैवी चार्ज किस पर है, Mn+7 पर है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा। और Mn+4 उससे कम है तो थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा। Mn+2 उससे भी कम है तो उससे भी और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, Mn+7 ग्रेटर देन Mn+4 ग्रेटर देन Mn+2। वहीं अगर हम निगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज पर अगर हम बात करें तो निगेटिव चार्ज में तो उल्टा हो जाएगा, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना कम हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज जितना क्या होगा, कम होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। तो अब सोचिए कम कौन है, तो प्लस वाले का सबसे आगे होगा, उसके बाद न्यूट्रल, उसके बाद एक माइनस और उसके बाद दो माइनस। तो दो माइनस वाले का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम Fe+2 Fe+3 की बात करें तो देखिए आयरन में +3 वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद Fe+2 का और उसके बाद Fe का। जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जितना कम निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये पैटर्न हम लोग देखते हैं। सी नंबर में है एक लास्ट कि परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। जैसा कि अभी तो पता नहीं आप लोग देखें कि नहीं देखें, Sp, Sp2, Sp3। देखिए जिसमें S का परसेंटेज ज़्यादा होता है, S जो होता है ना S ऑर्बिटल, वो न्यूक्लियस के करीब होता है। तो यहाँ पर S 50% है, यहाँ पर 33.3% है और यहाँ पर 25% है। तो जिसका S परसेंटेज ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो Sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Sp2 से ज़्यादा होगा और Sp2 का Sp3 से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए लिखाया गया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्वेश्चन बताया गया है। अब जैसे पीरियोडिक टेबल में और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या रिलेशन है, क्या रिलेट होता है, किस तरह का एक पीरियोडिसिटी ट्रेंड देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। चलिए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है डाउन द ग्रुप घटता है, घटना भी चाहिए। जब टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, एटम का साइज बड़ा होता है, बड़ा होने से वैलेंस शेल का जो न्यूक्लियस का दूरी है वो बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाता है। जबकि ऊपर वाले एटम का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस वैलेंस शेल के नज़दीक होता है, वो ज़्यादा अट्रैक्शन करता है और उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाता है, ज़्यादा रहता है।
तो इसीलिए ऊपर वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, नीचे वाले का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। ये क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बी नंबर में है कि अगर हम पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, आपको पता है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट में जब जाते हैं तो जनरली एटम का साइज डिक्रीज करता है, घटते जाता है। मतलब कि लास्ट में साइज बहुत छोटा होगा तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा, वो ज़्यादा खींचेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा। और जो लेफ्ट साइड में होगा उस एटम का साइज बड़ा होगा। तो जब एटम का साइज बड़ा होगा तो उसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, और जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। तो लेफ्ट साइड वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, राइट साइड वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज क्या है, छोटा है। तो अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा होता है, डाउन द ग्रुप चलते हैं तो घट रहा होता है। ये बी नंबर हो गया। सी नंबर देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सीजियम एंड फ्रांसियम आर इक्वल। देखिए अब ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, इसको आपको कुछ पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखा जाना चाहिए। सीजियम और फ्रांसियम में लगभग बराबर हो जाता है, और ये ऐसा क्यों, क्योंकि सीजियम से जब फ्रांसियम में आते हैं तो एक ऑर्बिट बढ़ता है, लेकिन एक ऑर्बिट बढ़ता है, सेल तो एक बढ़ता है लेकिन उसमें प्रोटॉन 32 बढ़ जाता है। तो सेल बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो प्रोटॉन भी बढ़ा, और वो दोनों इस कदर बढ़ते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस कर देने के कारण जो उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो एक जैसा हो जाता है। अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन में बात करें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन का ज़्यादा होगा क्लोरीन, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज़्यादा हो जाता है एफ से। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गैलियम और एल्युमिनियम का भी आपको याद रखना होगा, इसको भी याद रखें, ठीक है। होना क्या चाहिए था, एल्युमिनियम ऊपर है, गैलियम नीचे है, तो साइज छोटा, इसका साइज बड़ा है, होना इसका ज़्यादा चाहिए था, किसका, एल्युमिनियम का, लेकिन एक्सेप्शनली गैलियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर। क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जान करके, जब आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता होता है तो क्या क्या बात पता होता है आपको। देखिए सबसे पहला, जनरली जो मेटल्स होते हैं उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लो होता है। क्यों, क्योंकि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो मेटल का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो इसीलिए मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा, जबकि नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। वैसे भी लेफ्ट साइड में क्या होता है, मेटल, राइट साइड में क्या होता है, नॉन मेटल। तो लेफ्ट साइड वाला का साइज बड़ा होगा, राइट साइड वाले में जितने भी नॉन मेटल उसका साइज छोटा होगा। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मेटल क्या हो जाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और नॉन मेटल हो जाएंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो यहाँ पर नॉन मेटल का हाई इलेक्ट्रॉनिक, EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव, सो वी कैन इजिली से दैट द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बट डिक्रीजेज along a period। देखिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नीचे जब आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। यानी मेटालिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। वही अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। नॉन मेटालिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहीं अगर बढ़ रहा है मतलब उसके अंदर नॉन मेटल का टेंडेंसी बढ़ते जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बॉन्ड एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड एनर्जी का, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोई फर्क डालता है बॉन्ड एनर्जी पर, यस। बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड हेंस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस। अब जरा सोचिए, एक एटम दूसरा एटम, अगर दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी कस के पकड़ेगा, तो जब कस के पकड़ेगा तो क्लोज आएगा, क्लोज आएगा तो बॉन्ड छोटा होगा, बॉन्ड छोटा होगा तो वो मजबूत होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम
अगर क्या होता है बढ़ाते हैं आप तो बॉन्ड लेंथ मतलब वो अट्रैक्ट करेगा ना, पूरा अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, तो उसका बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। जैसे HF, HCl, HBr, HI नहीं, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, हाइड्रोजन एकदम से नहीं खींचता है, जबकि आयोडीन कम खींचता है, हाइड्रोजन भी कम खींचता है। तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मोस्ट EN डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्ट EN डिफरेंस है, मतलब कि यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत होगा क्योंकि नज़दीक आया होगा, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा। उसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट आता है एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ का। क्या फर्क पड़ता है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे हाइड्राइड की, यहाँ पर बात करेंगे हाइड्रोक्साइड की, यहाँ पर बात करेंगे ऑक्साइड की। हम 3 नेचर बात करने वाले हैं, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड। अभी यहाँ पर हम हाइड्राइड की बात कर लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर HF क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, HF सबसे ज़्यादा, HCl, HBr, HI। लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, अब देखिए थोड़ा सा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग जाने तो एसिड किसको बोलते हैं, एसिड बोलते हैं जो H+ रिलीज करता है, जो H+ रिलीज करता है। अब अच्छा एसिड कौन होगा, जो इजीली H+ रिलीज करेगा। अब इजीली H+ कब रिलीज होगा, जब हाइड्रोजन को कोई कम पकड़े हुए होगा। तो फ्लोरीन तो बहुत ज़्यादा पकड़ेगा हाइड्रोजन को, अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा, लेकिन आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो हाइड्रोजन को कम पकड़ेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन इजीली बाहर निकलेगा। तो HI जो होगा बहुत ही अच्छा एसिड हो जाएगा एज कंपेयर टू HF के, ठीक है। तो जैसे जैसे हम HF से HI की तरफ बढ़ते हैं तो उसका थर्मल स्टेबिलिटी घटता है, क्योंकि बॉन्ड का लंबाई बढ़ता है और उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, कहीं भी एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं तो वो एसिड अच्छा स्ट्रेंथ देता है जो इजीली H+ रिलीज कर दे। बस यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है इसके हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। अब ध्यान दीजिए, सब जगह तो OH ही लगा हुआ होता है, तो कुछ जगह H+ निकलता है और कुछ जगह OH- निकलता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर H+ निकल जाएगा और कहाँ पर OH- निकल जाएगा। मान लीजिए कोई एटम होता होगा और उसमें OH लगा हुआ है, तो अगर एसिडिक होगा तो H+ निकलेगा और AO- देगा, और अगर बेसिक होगा तो OH- निकलेगा और A+ देगा। ये पैटर्न है। लेकिन ये तो दोनों हो सकता है ना, अगर हम जनरल एटम A ले ले और OH लगा दे तो मतलब वो कंपाउंड एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। अब इस चीज़ को पता करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि ये अगर OH का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी A मोर देन 1.7 है, यानी कि नॉन मेटल है। अगर ये एटम क्या है, नॉन मेटल है। अगर ये मेटल नॉन मेटल है तब तो आपको H+ मिलेगा, और अगर ये एटम A मेटल है तब आपको क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। मतलब कि अगर नॉन मेटल लगा हुआ है OH में तो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर मेटल लगा हुआ है OH में तो बेसिक नेचर का होगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, वैसे ये वैल्यू भी लिखा गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि AOH है, तो A और O का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, फिर O और H का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर A के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी XA है, O के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी XO है, दोनों को घटाइए, फिर O और H का घटाइए, XO- XH, ठीक है। तो AO बॉन्ड विल बी मोर पोलर। कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, AO बॉन्ड। कहाँ गया, AO बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो इसका पोलरिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब पोलरिटी ज़्यादा होगा तो ये क्या देगा, A+ देगा और OH- देगा। तो हम कहते हैं एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेटल है तो एसिडिक, नॉन मेटल है तो बेसिक, सारा काम इस पर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा,
जैसे यहाँ पर देखिए, अब है ना कि NaOH है, NaOH, यहाँ पर क्या है ClOH। तो हम डायरेक्ट ट्रिक आपको बता देते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि वहाँ से डिफरेंस निकाल करके आप देख लीजिए। Na क्या है, ये है मेटल, ये है मेटल, और Cl क्या है, ये है नॉन मेटल। तो क्या अभी पढ़े हम लोग, अगर ये नॉन मेटल है तब तो ये कौन सा नेचर का होगा, एसिडिक होगा, और अगर ये मेटल है तो ये कौन से नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। यानी कि NaOH जब टूटेगा तो Na प्लस और OH माइनस देगा, जबकि जब ClOH टूटेगा तो ClO माइनस और H प्लस देगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि अगर OH लगा हुआ है मेटल में तो बेसिक हो गया क्योंकि OH माइनस देता है, और अगर नॉन मेटल लगा हुआ है तो H प्लस देता है और वो हो जाता है एसिडिक। और एक दूसरा तरीका क्या है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस निकालिए। कैसे, XNa माइनस XO और XO माइनस XH, सबका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप डाल लीजिए और देख लीजिए कि ग्रेटर आ रहा है कि लेस आ रहा है। और यहाँ पर थ्योरी दिया हुआ है कि अगर XA माइनस XO ग्रेटर देन XOH हो गया तो AO बॉन्ड विल बी पोलर एंड ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। सीधा सीधा यही बात है, ये क्या हो जाएगा, बेसिक। OH माइनस दे रहा है, बेसिक इन नेचर। और अगर XA माइनस XO कम हो गया XOSXH से, यानी AO का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस OH के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से कम हो गया, तब वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर निकाल करके देखें। दूसरा, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब हम आते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड में। अभी हम बोले थे कि हम हाइड्राइड देखेंगे, वो तो हम देख लिए, उसके बाद हाइड्रोक्साइड देखेंगे, वो भी देख लिए। अब हम ऑक्साइड के कॉन्सेप्ट पर आते हैं, क्योंकि जैसे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें अगर सभी को ऑक्सीजन से अगर बॉन्ड बनाया जाए या फिर उसका कंपाउंड बनाया जाए तो किस तरह के ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, किस तरह के ऑक्साइड बेसिक होंगे। तो आप याद रखिएगा, जो मेटल के ऑक्साइड होंगे लेफ्ट साइड वाले का, वो बेसिक नेचर का होगा, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। तो क्या है, अलोंग अ पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। वही बोला ना कि लेफ्ट साइड में बेसिक, जैसे जैसे आप राइट साइड में बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका बेसिक नेचर खत्म होते जाएगा और एसिडिक नेचर बढ़ते चला जाएगा। इन द सेम वे अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है, तो जितना अच्छा मेटल होगा उसके ऑक्साइड उतने ज़्यादा बेसिक होंगे। तो टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्साइड्स के नेचर कैसे होंगे, बेसिक होंगे, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ेगा और लेफ्ट टू राइट जो होगा वो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्या, ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स उसके ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। व्हेन पीरियोडिक टेबल डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेस, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मतलब कहाँ से, ऑक्सीजन से तुलना हो रहा है। ये देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, ऑक्सीजन से जितना ज़्यादा दूर रहिएगा, व्हेन पीरियोडिक टेबल द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब ऑक्सीजन तो एकदम इधर होता है, लास्ट से बस दो पहले। अगर सोडियम की बात करें तो एकदम इधर है, तो सोडियम बहुत दूर हो गया ऑक्सीजन से। तो जिस ऑक्सीजन से जिसका दूरी जितना ज़्यादा होगा वो बेसिक होगा, और जो ऑक्सीजन के नज़दीक होगा वो उतना एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि जब हम जितना ज़्यादा दूरी बढ़ा लेते हैं ऑक्सीजन से, मेरे अंदर उतना बेसिक कैरेक्टर आ जाता है, और जैसे जैसे हम ऑक्सीजन के नज़दीक होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। जैसे देखिए, नाइट्रोजन है, जिंक है, पोटेशियम है, ठीक है। तो पोटेशियम बहुत दूर हो गया, फर्स्ट ग्रुप का होगा, ये बेसिक हो जाएगा। और नाइट्रोजन एकदम उसके नज़दीक है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा एसिडिक, जबकि ये क्या हो जाएगा, बेसिक। तो ऑक्सीजन से जितना ज़्यादा दूरी बेसिक, ऑक्सीजन से जितना नज़दीकी एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड अगर हम बात करें ऑक्सी एसिड का,
ऑक्सी एसिड, ऑक्सीजन वाला एसिड, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, माने जिस ऑक्सी एसिड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। अब जैसे देखिए बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, अब बोरोन का सबसे कम है, तो ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट एसिडिक। और ये हो जाएगा लिस्ट एसिडिक। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कुछ क्वेश्चन बना देना है इसको। देखिए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से सजाइए, यहाँ कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें बोरोन है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? सॉरी, मतलब कि एसिडिक ऑर्डर एच। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर लिखिए, एसिडिक ऑर्डर आ जाएगा सेंट्रल एटम का HNO3, उसके बाद H2CO3, उसके बाद H3BO3। अगर इसमें हम बात करें तो Cl है, Br है, I है, तो ये हो जाएगा HClO4, फिर होगा HBrO4, फिर होगा HiO4। बाकी क्वेश्चन आप खुद से देखेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसमें सबसे ज़्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है। और दूसरा है कंसेप्ट एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एसिडिक नेचर उसका ज़्यादा होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। मतलब ये कंसेप्ट तब लगाते हैं जब एटम सेम होता है, तब तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पर ना। जब एटम सेम है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होगा, तब कैसे बनाएंगे आप? तब वहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जैसे इस क्लोरीन में देखिए, यहाँ पर +1 होगा, यहाँ पर +3 होगा, यहाँ पर +5 होगा, यहाँ पर +7 होगा। आप देख लीजिए, सब में क्लोरीन है सेंट्रल एटम। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा, तो वो हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो HClO4 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद HClO3 का, उसके बाद HClO2 का, और उसके बाद HClO का, ये चीज़ है। ठीक है, आगे भी ये बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप बना सकते हैं, तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाएगा। नोमेनक्लेचर इसको आप खुद से करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान रहे जब हम कंपाउंड लिखते हैं तो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव कभी भी पहले नहीं लिखते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हमेशा बाद में लिखते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन का अगर आपको कंपाउंड लिखना है तो Cl2O और OCl2 में कौन सही होगा? तो देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो Cl2O लिखना सही होगा। और अगर OCl2 लिख दिए तो पहले आ गया मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला आते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल क्या है? देखिए पॉलिंग और मिलिकन, ये दो मिल करके कुछ अपना अपना एक रेफरेंस दिए हैं। XM मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मिलिकन स्केल। ये क्या किए कि आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ के 2 से डिवाइड करती है मिलिकन के हिसाब से। अगर IP और EA अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है तो पॉलिंग स्केल पर अगर आप इसको लिखिएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल IP + EA बटा 5.6। तो दोनों को जब कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा तो ये 2.8 आएगा था। पॉली का स्केल इक्वल टू मिलिकन का स्केल बाई 2.8। ये जस्ट एक फार्मूला है, बस आप इसको रट जाएंगे और ऐसा कहीं एप्लीकेशन में आता नहीं है। अब हम आते हैं जल्दी से फटाफट प्रॉब्लम करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम कितना समझे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। इसमें 3 ऑप्शन है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से कौन सा प्रभावित होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन IP और EA पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल आंसर होगा। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसमें चेक कर लेते हैं। क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद फास्फोरस का। कैसे? क्लोरीन हैलोजन में इधर है, फास्फोरस आ जाता है इधर, सिलिकॉन और इधर आ जाता है, और
सल्फर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन का सबसे ज़्यादा और फास्फोरस ऊपर है, सल्फर नीचे है, तो क्लोरीन का होगा, उसके बाद फिर सल्फर का होगा, उसके बाद फिर फास्फोरस का होगा, और सबसे कम किसका होगा? सिलिकॉन का होगा। क्योंकि आप लेफ्ट से राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद फास्फोरस का, उसके बाद SI का। मिलाइए। अरे ये तो सही है। एक मिनट, इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक ऑप्शन है ऑल। ये देखिए, सोडियम इधर होता है, मैग्नीशियम उसके बाद होता है, एल्युमिनियम उसके बाद भी होता है, सिलिकॉन उसके बाद होता है। तो क्या हो गया? सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम। ये भी सही है, इसका मतलब कि अब ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ NP, C एंड SI। N P नीचे है, उसके बाद कार्बन इधर है, और SI। साइज के अकॉर्डिंग पहले हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस का ज़्यादा होगा, और नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, फास्फोरस का कम होगा, और उसके बाद फिर होगा कार्बन का, उसके बाद होगा SI। क्योंकि नीचे जाने पर फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है, ऊपर वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, फिर इधर आते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, उधर वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है। तो इस तरह से लिख करके हम लोग पहले यहाँ जस्टिफाई करते हैं। NPCSI कहाँ पर है? यहाँ पर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर क्या होगा? और हाँ, एक ये ऑर्डर भी कभी हम डिस्कस किए होंगे शायद, अगर याद हो तो। देखिए, तो नाइट्रोजन यहाँ पर है, फास्फोरस यहाँ पर है, और कार्बन उसके आगे है। फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? कार्बन होगा। नाइट्रोजन के बाद कार्बन हो जाएगा, उसके बाद फास्फोरस हो जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन सबसे पीछे होगा। ये देखिए तो कहीं पर आ रहा है कि नहीं? 4 नंबर है NCPSI। देखिए NCPSI, क्योंकि इसमें याद रखना है आपको, कार्बन और फास्फोरस में फास्फोरस का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इसमें से कौन जो है आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को दर्शाता है? तो जो इलेक्ट्रॉन लेने का बहुत ज़्यादा चाहत रखता है। P6 तो कभी नहीं लेगा, ये P हाफ फील्ड है तो ये भी नहीं लेगा, S पूरा भरा हुआ है तो ये भी नहीं लेगा। इस P में 5 इलेक्ट्रॉन, ये चाहेगा कहीं से एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से ले ले, मतलब D वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर। अच्छा, PSNO, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद फास्फोरस का, फास्फोरस नहीं, सल्फर का, और बाद में फिर हो जाएगा फास्फोरस का। ONSP क्या बोला है? इंक्रीजिंग, यानी ONSP सेकेंड नंबर ये दिख रहा है। देखिए, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब देखिए, इसमें बहुत आसान है। यहाँ पर sp3 का हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2 हो जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा। sp वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो CBA ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखे और उस पर प्रॉब्लम्स देखे, और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज़ वो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।